नमस्कार। चुनाव की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती और साथ ही रायपुर से जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मुंबई से सुनील सिंह भी हमारे साथ आ जाएंगे। आपको बता दें आज कई बड़ी राजनीतिक खबरें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका सरोकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। मुंबई में जो विपक्षी दल है उनके गठबंधन की बैठक चलने वाली है और साथ ही दिल्ली में यह ऐलान किया गया है कि 18 सितंबर से 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज 2 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंची हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। एयरपोर्ट से वे सीधे भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गई। और आपको बता दें कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर स्वागत किया गया, राज्यपाल की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से। कई कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यहां पर हैं छत्तीसगढ़ में। और मनोरंजन, हमने देखा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर राष्ट्रपति का दौरा भी आजकल होने लगा है। और खास बात यह है कि बीजेपी ये कहती आई है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स भी हैं। तो क्या इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर ये एक अलग इंडिपेंडेंट दौरा है? देखिए, जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। हालांकि तकनीकी तौर पे या कहें कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा यदि हम इसको जोड़ के देखें महामहिम राष्ट्रपति के इन दोनों को। लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है तो अब इस पे लाजमी है, लोग चर्चा करेंगे ही। यही वजह है कि और जैसा आपने कहा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि इस समुदाय से आता है, जिससे राष्ट्रपति जी भी आती हैं, तो उसको लेकर के इस पे चर्चा होनी है। और आपको बताएं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में। जिस ढंग से यदि चुनाव में देखें और जिस ढंग से जनजातियों का जो इशू है वो एक मुद्दा बनने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। मध्य प्रदेश एक अलग लेवल पे बदनाम हुआ है हाल के कुछ घटनाओं को लेकर के, एनसीआरबी के डाटा के जो आंकड़े आए उसको लेकर के। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये एक हमें ये मानना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय का कि ये इंडिपेंडेंट दौरा है, इसमें इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो वस्तु स्थिति है कि ये जरूर एक तरह से बीजेपी जिस ढंग से कहती हैं कि वो उन्होंने एक इस समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनाया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर जनता पे पड़ेगा ही। बिल्कुल। और अब थोड़ी सी राजनीति की बात भी कर लेते हैं। हमने राष्ट्रपति के दौरे की बात की, लेकिन राजनीति की बात करें तो वहां पर विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। शिवपुर जिले की कोलारस सीट है विधानसभा और वहां से बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। इन्होंने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये पिछले 3.5 साल से कह रहे थे कि उपेक्षा का शिकार हूं और यही कारण है कि उन्होंने इसी आरोप को लगाते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे से क्षेत्र में सुगबुगाहट है कि शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये वही हैं मनोरंजन जो लगता है कि सिंधिया जी के साथ जो आए थे उनमें से एक ये भी थे। उपचुनाव में चुनाव जीते भी लेकिन मंत्री नहीं बनाया। जो बात कही जा रही थी कि जो लोग हारे थे उनको कॉर्पोरेशन में बोर्ड का चेयरमैन ये सब बनाया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई, यानी साफ सी बात है इन्हें कोई पद नहीं मिला। शायद ये भी एक कारण हो सकता है और इससे समीकरण जो है ग्वालियर चंबल संभाग में वो काफ़ी हद तक उन पर असर पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ अखिलेश, आपका गृह प्रदेश है मध्य प्रदेश। चर्चा हमें इस बात पे एक सीरियसली करनी चाहिए कि जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तिजोरी खोली है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि कोई एक नई घोषणा नहीं होती है, चाहे 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो या फिर जो पेंशनर का डीए है आज उन्होंने घोषणा की है कि उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो अब इस पे फिर से वही डिबेट होगी जो डिबेट प्रधानमंत्री ने शुरू की है कि रेवड़ियाँ देना कितना उचित है। नहीं, ये डिबेट तो होगी, लेकिन साफ सी बात है कि जो फार्मूला कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनाया, मनोरंजन और आप तो बहुत नज़दीक से कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, देखा आपने कि कर्नाटक में किस तरह से उस फार्मूले को अपनाने के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी को चुनावी सफलता मिली और वो सफलता मिलते ही
कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे फार्मूले को, गारंटी वाले फार्मूले को मध्य प्रदेश में लागू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 5 से बढ़ाकर के गारंटियों की संख्या भी 11 कर दी। तो बीजेपी को ये लगा कि हम कहीं इसमें पीछे न रह जाएं, क्योंकि ये फार्मूला सक्सेसफुल है। आज की तारीख में आप चाहे इसको कितना ही आलोचना करें, रेवड़ी की बात करें या पीएम मोदी कहें कि इससे खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन ये श्योर शॉट फार्मूला हो गया है चुनाव जीतने का। और यही कारण है कि बीजेपी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है, और इसीलिए बीजेपी ने भी एक के बाद एक इसी तरह की घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी किया, और अभी हमने देखा उन्होंने ये भी बोला कि 10 सितंबर का इंतजार बहनें करें। रक्षाबंधन कल था और कल वहाँ पर काफ़ी भव्य कार्यक्रम इसके लिए राज्य भर में किए गए, बसों में यात्रा मुफ्त की गई, वो सारी बातें तो हुई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि 10 सितंबर का इंतजार करें राज्य की बहनें, और जो लाडली बहन योजना उनकी है उसमें माना जा रहा है कि वो राशि को और बढ़ाएंगे। तो ऐसे कई घोषणाएं हैं, जैसा कि अभी हमने हेडलाइन में बताया था कि वहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी हुई है और 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हुई। ये वो सारी चीज़ें हैं, मनोरंजन की, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा सितंबर में, ये सारी बातें जो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। कल हमने बहुत विस्तार से अनुराग के साथ बात की थी, बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो हर चुनाव में लगातार बढ़ रही है। तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका परिणाम के ऊपर असर भी पड़ता है। हम तो सीधे यही चल कारण है सकते कि हैं वहाँ। यही कारण है कि उन पर जो है अब ज्यादा सबका ध्यान है। अमृतांशी हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई। यही बात कि जो रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है, राज्य के चुनावी समीकरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर से अगर ग्वालियर चंबल की बात करें, और इनके पार्टी छोड़ने के पीछे क्या कारण है? क्या ये इन्हें मंत्री नहीं बनाएगा ये कारण है, बोर्ड का, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाएगा ये कारण है, या कोई और वजह है? बिल्कुल, देखिए, जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे तो जाहिर सी बात है सिंधिया अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर आए थे वो सब इसी उम्मीद के साथ आए थे कि उनको कोई ना कोई जो है मंत्री पद दिया जाएगा, कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बीजेपी को परेशानी जो उठानी पड़ रही है वो ग्वालियर चंबल से ही उठानी पड़ रही है। जितने भी लोगों ने फिलहाल दल बदल किया है और जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, या तो वो सिंधिया समर्थक है या फिर वो ग्वालियर चंबल से जो है वो आने वाले लोग हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम विधानसभा चुनावों की ही बात कर लें तो सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को वहां पर मिल पाई थी पिछली बार, और बाकी सारी कांग्रेस में चली गई थी, जो कि सिंधिया उस समय भले ही वहां पर जो है विनिंग फैक्टर कांग्रेस के लिए रहे, वो बीजेपी आए, बीजेपी को उम्मीद रहे कि नगर निगम चुनाव में वो विनिंग फैक्टर बनेंगे, लेकिन खास जादू ना तो सिंधिया का दिख पाया ना ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दिख पाया। दोनों अपने ही गढ़ में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, और ग्वालियर निगम के साथ साथ जो है ग्वालियर चंबल में खासतौर पर जितने भी नगरीय निकाय थे वो बीजेपी के हाथ से छिन गए। अब जो है सिंधिया समर्थक उनको डर सताने लगा है, क्योंकि पहली लिस्ट जब आई थी तो आपको ध्यान होगा पहली लिस्ट में सिंधिया समर्थकों का टिकट कटा है, और उसके बाद सिंधिया समर्थकों का विरोध भी जो है कई जगहों पर देखने की मिला। 39 सीटों में से कई जगहों पर सिंधिया समर्थकों को तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पर जो आज नाम है कोलारस से बीजेपी के विधायक का, ये भी कहीं ना कहीं इसी डर में है कि क्या वो सिंधिया समर्थक हैं तो उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंत्री पद के लिए उपेक्षित कर दिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी कोई सिंधिया समर्थक शामिल नहीं रहा। तीनों ही जो मंत्री बनाए गए वो बीजेपी के पहले से ही जो है हम कह सकते हैं, भले ही राहुल लोधी पहली बार के विधायक हो, लेकिन बाकी दो बीजेपी के पुराने जो है नेता रहे हुए हैं। यहाँ पर सिंधिया को उपेक्षित कर दिया, उनके समर्थकों को उपेक्षित कर दिया गया। अब आज देखिए, एक जानकारी मैं देना चाहूंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ ही देर बाद राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, और अभी वो एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जो 64 उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है उसमें कई नामों पर मंथन होना है। तो शायद इसलिए उन नामों पर मंथन अभी होगा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव भोपाल पहुंचे हैं, कुछ देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचेंगे। तो हो सकता है ये जो बैठक है ये चुनाव प्रबंधन समिति का जो कामकाज है इसको लेकर हो सकती है, और कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को और तवज्जो मिले इसको लेकर खुद शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मामला संभालने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उपेक्षा के कारण ही जो है लगातार ये दल बदल का खेल देखने को मिल रहा है ग्वालियर चंबल से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाकर जिनकी टिकट की स्थिति मजबूत हो रही है तो वो कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं, और यहाँ पर बीजेपी को ग्वालियर चंबल में कमजोर कर सकते हैं। जी, हम जुल्फिकार और सुनील जी के पास भी चलेंगे, लेकिन अमृतांशी एक छोटा सा सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। ये जो 550 रुपये में गैस सिलेंडर जो की बात कही गई है, क्या ये मिलना शुरू हो गया और इसका क्या रिस्पॉन्स है?
देखिए, कांग्रेस को एक मौका मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सावन के महीने में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब सावन का तो आज आखिरी दिन है, आज सावन खत्म हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस और भी हमलावर हो गई कि अब कहां पर गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी किसी को भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने आज कैबिनेट में ये फैसला किया है कि जितने भी लोगों ने रिफिलिंग करवाई है अगस्त के महीने में, उन महिलाओं के खातों में जो है डीबीटी के जरिए 450 रुपये, 500 रुपये जो भी फिलिंग का मान होगा उस हिसाब से भेज दिए जाएंगे। और खासतौर पर उज्ज्वला योजना में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके पास भी ये राशि पहुंच जाएगी और सितंबर के माह में भी वो यही प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आवेदन के साथ, फॉर्म के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आवेदन और फॉर्म भराए जाने की बात की जा रही है, अगर ये भराने के लिए भी गए, उसके बाद चुनाव घोषित हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, इन फॉर्म का, इन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं रहेगा। और जब तक ये पूरी योजना प्रक्रिया में आएगी तब तक जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे और महिलाएं दोबारा से इस पूरी प्रक्रिया से और ये जो कम रुपए में गैस सिलेंडर की बात है इससे वंचित रह जाएंगी। जी बहुत खूब। तो शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं मुंबई की। जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया भी था कि आज मुंबई में काफ़ी राजनीतिक गहमा गहमी है, वहाँ पर विपक्ष के तमाम दिग्गज जमा हुए। वहीं से जो है लगातार हमें जानकारी मिली थी कि आज जो INDIA गठबंधन है उसकी बैठक शुरू हो रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या बताया जा रहा है, क्या एजेंडा है, और खासतौर से जो 3 राज्यों के प्रमुख विधानसभा चुनाव हैं उसे लेकर के क्या बातचीत होने की संभावना है वहां पर? देखिए अखिलेश, जो मीटिंग है आज और कल इंडिया अलायंस की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। ये तीसरी बैठक है। दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई थी उसमें जब इंडिया नाम दिया गया उससे जो व्यापक एक असर मिला है, उसका जो प्रभाव पड़ा है और चर्चा शुरू हुई है, उससे बढ़कर उसकी छाप और आगे छोड़ने की कोशिश है। और इसमें जो बड़ी बात है कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात की जा रही है, एजेंडा तैयार करने की बात की जा रही है। हालांकि चेहरा क्या होगा इस पर मामला अभी जरूर फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ कई जो नेता आए, क्योंकि मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और यहीं से बहुत से नेता जो है कि राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री जो विपक्षी दलों के हैं और दूसरे नेता और राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहीं से होकर गई है, तो जिनसे भी बात हो पाती है उनका ये कहना है कि अब बात एक चेहरे की नहीं रहती है, एक ही चेहरा क्यों होना चाहिए। हमारे पास कई ऐसे चेहरे हैं, तो अब सामूहिक चेहरा यानी कि सामूहिक नेतृत्व की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किसी एक चेहरे पर अगर चर्चा होगी या एक चेहरा बनाया जाएगा, हो सकता है इतनी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं के जो नेता हैं तो आगे किसी महत्वाकांक्षा कहीं कहीं बात हो सकती है, तो उसमें मनमुटाव हो सकता है। जैसे दूसरा एक मुद्दा है कि सीट शेयरिंग के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी। सुनील, माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। पीछे जो शोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मनोरंजन, ये जो बैठक है, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे उन पर तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी ही, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर कि अब से 2-3 महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। तो ये जो विपक्षी एकता है इन राज्यों में किस तरह दिखेगी? क्योंकि वैसे तो सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस का ही मुकाबला होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि वो इन राज्यों में भी अपने जो है किस्मत आजमाएगी। हमने देखा रायपुर में भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल दोनों पहुंचे थे और भूपेश बघेल सरकार के ऊपर एक के बाद एक उन्होंने आरोपों की झड़ी भी लगाई थी। अखिलेश, इस पे 1 मिनट के बाद चर्चा करते हैं। पहले बता दूं क्या क्या होने वाला है। हाँ। एक लोगो जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जारी किया जाएगा। कोई चेहरा नहीं होगा, एक सेक्रेटरीट बनाया जाएगा जिसका दफ्तर दिल्ली में होगा। 11 लोग जो हैं उसमें होंगे, किन किन पार्टी के होंगे ये उसमें तय किया जाएगा। 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे जो कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेके कहाँ कहाँ रैली करनी है, ये सब चीज़ तय किया जाएगा। और ये जो सेक्रेटरीट होगा इसका जो है हेड करेंगे कांग्रेस। ये भी करीब करीब तय है क्योंकि अलायंस की सबसे बड़ी दल है। दूसरी बात जो आपने कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि इस अलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। इसमें मेरा एक फ्रेज मैंने निकाला है, अर्थमेटिक तो है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री कहाँ है? तो ये जो है अर्थमेटिक है। यदि आप हर राज्य में इंडिया अलायंस के नंबर्स जोड़ें तो वो चौंकाने वाले हैं। यदि बिहार से लेके, बंगाल से लेके महाराष्ट्र में जोड़ें तो वो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या केमिस्ट्री है? दिल्ली में आप कैसे लड़ेंगे? क्या आप पंजाब में कैसे लड़ेंगे? पंजाब में स्थिति यह है कि 13 में से 8 सांसद कांग्रेस के हैं, उनको वोट मिला था 40%। विधानसभा चुनाव में 92-93 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, 42% वोट उनको मिले थे। तो क्या बेस होगा? उसी तरह बिहार में कह लीजिए
आज के दिन भले ही आरजेडी सबसे बड़ी दल है, विधानसभा में सांसद एक भी नहीं है, तो कैसे करेंगे गठबंधन? बिल्कुल। तो ये झगड़ा जो है होना लाजमी है। इस पे कौन कितना कंसीड करता है। आम आदमी पार्टी कहेगी कि दिल्ली और पंजाब में हम गठबंधन करेंगे, लेकिन हरियाणा में एक सीट दो, गुजरात में एक सीट दो, गोवा में भी यदि आप हमें दे सकते हो दो। और ये जो चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की उस तरह की ताकत तो है नहीं और यहाँ पर कोई शहरी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। तो वही होगा जो जिसको चुनाव में कहते हैं वोट कटवा की भूमिका में होंगे, और जो कि कांग्रेस के नेता पसंद नहीं कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता आपने देखा जो वो विरोध कर रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो खुश नहीं है क्योंकि केजरीवाल वहां गए थे, वहां पर मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कहा है, राजस्थान भी वो जाएंगे। तो ये अलायंस में एक इनहेरेंट जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। अब उसको ऊपर आना, उससे ऊपर निकलना, यही इन नेताओं की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सुनील के पास चल सकते हैं। सुनील, अगर आपकी आवाज हम तक ठीक से आए तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होगी, एजेंडा क्या है? तो मनोरंजन ने बहुत स्पष्ट बता दिया, लेकिन फिर भी जो अंतर विरोध हैं उन्हें किस तरह से वो हल करेंगे? क्योंकि यही सारी दिक्कतें इनके सामने आएंगी कि अर्थमेटिक तो है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल अखिलेश, और अंतर विरोध जो है उसे हल करना ही बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल अभी पहले तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद 6 बजे स्वागत के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी सभी में, और इस इनफॉर्मल मीटिंग में ही बहुत ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा कर ली जाएगी, और फिर रात में फिर डिनर होगा, और डिनर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया जा रहा है आज का जो शेड्यूल है वो। उसके बाद कल से जो व्यवस्थित मीटिंग शुरू होगी जिसमें कि लोगों का अनावरण और बाकी जीतों पे चर्चा होगी, और खास करके संयोजक कौन होगा इसमें भी कई नाम आ रहे हैं। कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, कौन कौन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसमें बातें तय होगी। कमेटी में कौन कौन रहेगा, कौन हेड करेगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गहन चर्चा होनी है। और अब जिस तरह से सरकार ने लोकसभा का संसद सत्र जो है कि अचानक से बुला लिया है अभी गणपति के दौरान, 17 से 22 सितंबर के दौरान, उससे एक आहट जो फैली है कि, और ममता बनर्जी ने भी एक संकेत जो दिया था कि हो सकता है दिसंबर में चुनाव हो, तो क्या कहीं अगर जल्दी अगर चुनाव होता है तो उसके हिसाब से तैयारी भी बहुत जल्दी इन्हें करनी होगी। तो बहुत कुछ और अहम कल की मीटिंग होगी जिसमें कि कई चीज़ें उन्हें तय करनी होगी, और तब काम पर लगना होगा। सिर्फ मीटिंग में एक महीने भर में मीटिंग कर लेने भर से ही बहुत कुछ नहीं बन जाएगा। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब मीटिंग्स तो बहुत हो गई, अब जमीन पर चला जाए, इसीलिए अगले महीने से रैलियां करने की बात भी हो रही है। लेकिन सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा एक सवाल है अखिलेश साहब, आप ही की खबर थी कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा 5 वर्किंग डेज के। अब इस बात को कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 दिनों के बाद लोकसभा भंग कर दी जाएगी और दिसंबर में चुनाव कराएंगे। ममता बनर्जी का एक बयान है कि सारे हेलीकॉप्टर एकाएक कैसे दिसंबर में बुक हो गए। लोग याद दिलाते हैं 2002 में गुजरात विधानसभा में भी प्रधानमंत्री जब उन्होंने वो 6 महीना पहले भंग करके चुनाव करा ली थी। तो ये क्या खबर है कि चुनाव दिसंबर में हो सकता है? देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वो तब हुआ था जब उन्होंने भंग किया, लेकिन वो यहाँ पर चुनाव आयोग उसके लिए तैयार नहीं हुआ था। तो एक तो ये अनुभव उनके साथ है कि ये आप चाहे खुद करा, लेकिन फैसला चुनाव आयोग को करना होता है, केंद्र सरकार को करना होता है। यहाँ जो केंद्र सरकार खुद की है, लेकिन हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक जो लोकसभा के चुनाव हैं वो बिल्कुल तय समय पर ही होंगे, एक दिन भी एडवांस नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है बीजेपी नेतृत्व का कि जो जनादेश मिलता है वो पूरे 5 साल के लिए मिलता है, और इसलिए आपको आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक आपको पूरा काम करना है। ये जो बातें हैं जो बीच में सुरसुरी छोड़ी जाती है, नीतीश कुमार ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, ये विपक्षी पार्टियां अपने आप को चाक चौबंद करने के लिए, तैयार करने के लिए कहती है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए कहती है। लेकिन जहां तक केंद्र का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जल्दी चुनाव होंगे। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया इसका एजेंडा नहीं बताया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उससे नई बिल्डिंग में जाना है, तो शायद हो सकता है कि पुरानी बिल्डिंग में शुरू हो और नई बिल्डिंग में खत्म हो। इसी पर अमृतकाल के दौरान जो सारे कार्यक्रम उस पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर जो बातें मुंबई में हो रही थी, इसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जुल्फिकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर सियासी पारा छत्तीसगढ़ में चढ़ने लगा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने वाली है, तो वहीं अब कांग्रेस भी भाजपा सरकारों का काला चिट्ठा खोलने का दावा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर 2 सितंबर को राहुल गांधी भी आएंगे और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। माफ कीजिएगा, राज्य सरकार के खिलाफ जो है को समर्थन करेंगे और अमित शाह आएंगे 2 तारीख को। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें था। जुल्फिकार, ये जो पूरा भ्रम बना हुआ है इसको आप स्पष्ट करें, कौन कब आ रहा है और क्या क्या कार्यक्रम है?
कल अमित शाह रायपुर पहुंच जाएंगे। उनका 2 दिन का दौरा है और पहले दिन जब पहुंचेंगे शाम को 6 बजे पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, क्योंकि अगले दिन ही अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करना है। तो उसका जो खाका तैयार किया है उस खाका पे चर्चा होगी कि कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जो आरोप पत्र में शामिल होंगे, उस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो बैठक की बात करें तो उसमें ये भी चर्चा होनी है कि दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आनी है, तो उस लिस्ट लगभग तैयार है और उसमें 2 से 3 नामों का पैनल है। तो ये तमाम विषय पे चर्चा होगी और अगले दिन अमित शाह कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। तो 2 तारीख को छत्तीसगढ़ में बाबा ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मेगा शो जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और 2 तारीख को युवा सम्मेलन में शामिल होंगे और युवाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। और कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 सालों में जो काम किए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार केंद्र की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है इस ज़मीन पे, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो वहाँ पे संबोधन में उसको शामिल करेंगे और प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी में की तरफ प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह आरोप पत्र दाखिल करेंगे, तो आरोप में बिल्कुल साफ है कि वो तमाम आरोप शामिल किए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी बीते कई सालों से ये लगाती आ रही कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। तो जैसे छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला का मामला है, कथित कोल घोटाले का मामला है, अब महादेव ऐप के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के इधर ईडी ने रेड मारी है, तो ये विषय आरोप में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि रेत उत्खनन को लेकर है भ्रष्ट और महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, कानून का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आरोप पत्र तैयार किया है और वो सारे बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। और ये भी एक अंदरूनी सूत्रों से बात सामने आई है कि जो अविश्वास प्रस्ताव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे उनमें अधिकांश आरोप इस आरोप पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। तो उसके पहले भाजपा के आरोप जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हम चुनावी चर्चा में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर तुरंत हाजिर होते हैं।